जय हिंद दोस्तों। मैं श्याम गुर्जर सभ्यता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को पढ़ेंगे और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को पढ़ने के क्रम में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का प्रथम टॉपिक मध्य प्रदेश का गठन पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन। आज आपको जो मध्य प्रदेश दिखाई देता है उसका बनने का सफर क्या रहा और भारत का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला हमारा मध्य प्रदेश एक भू आविष्टित राज्य है और वर्तमान समय में हमें मध्य प्रदेश का जो जो स्वरूप दिखाई देता है वह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। यहां मैं आपको भू आविष्टित राज्य को समझाना चाहता हूं। तो भू आविष्टित राज्य भू आविष्टित राज्य भू आविष्टित राज्य। भू आविष्टित राज्य से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश से कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती और ना ही मध्य प्रदेश से कोई समुद्री सीमा स्पर्श करती है, जिस कारण से मध्य प्रदेश को भू आविष्टित राज्य कहा जाता है, लैंड लॉक्ड स्टेट। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। कितने जिले हैं? 55 जिले व 10 संभाग हैं। 55 जिले और 10 संभाग का बनने का जो सफर रहा है, आज हम उसी विषय पर विस्तार पूर्वक और उस पर गहन चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के गठन को हम 4 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश के गठन को हम 4 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे दोस्तों। मध्य प्रदेश का गठन पहला है 1947 से पहले। या मैं कहूं आजादी से पहले। दूसरा, आजादी जब हमें प्राप्त हुई 1947 में 15 अगस्त 1947 से 1956, और 1956 में हमारे मध्य प्रदेश का अस्तित्व सामने आया और मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। फिर हम तीसरा पढ़ेंगे 1956 से सन 2000। सन 2000 को मध्य प्रदेश से पृथक करके एक नया राज्य 26वें नंबर का भारत में बनाया गया। उसका नाम था छत्तीसगढ़। वो
उसके बाद मध्य प्रदेश का क्या स्वरूप था वो भी देखेंगे, और सन 2000 से वर्तमान तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है उसको देखेंगे। यहां मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के गठन को हम चार भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, 1947 से पहले या आजादी से पहले। तो आजादी से पहले मध्य प्रदेश का क्या स्वरूप था उसको देखेंगे। उसके बाद 1947 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश का क्या स्वरूप था उसे देखेंगे, और 1956 से 2000 तक मध्य प्रदेश का क्या स्वरूप था उसे देखेंगे, और 2000 से वर्तमान तक मध्य प्रदेश का क्या स्वरूप है उसे देखेंगे। तो पहले देखेंगे अपन 1947 से पहले। किससे पहले? आजादी से पहले मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी। 1947 से पहले या आजादी से पहले। तो आजादी से पहले हमारा मध्य प्रदेश दो राजनीतिक इकाइयों में विभाजित था। एक था देशी रियासत, और एक ब्रिटिश प्रांत। देशी रियासत के प्रमुख तो राजा होते थे, लेकिन वे अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन होकर कार्य करते थे। ब्रिटिश हुकूमत के अधीन होकर कार्य करते थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन होकर कार्य करते थे। मतलब यहां समझाने से तात्पर्य यह है कि देशी रियासत पर शासन तो राजा करते थे, लेकिन वे अंग्रेजों के दिशा निर्देश पर करते थे। डायरेक्ट रूल करते थे राजा, और इनडायरेक्ट यहां पर रूल करते थे ब्रिटिशर। अब ब्रिटिश प्रांत, यहां पर अंग्रेज स्वयं शासन करते थे, या मतलब प्रत्यक्ष रूप से शासन कौन करते थे? अंग्रेज। वे किसी के अधीन नहीं थे। प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। वे यहाँ के सर्व प्रमुख थे। उन्हें ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत अगर कोई कार्य करना है तो किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट रूल करते थे ब्रिटिशर। जब जब हमारा देश 1947 को आजाद हुआ, पंद्रह अगस्त 1947 को आजाद हुआ, हमारे देश से एक पृथक देश पाकिस्तान बना। दो देश बने, एक भारत और एक पाकिस्तान। हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान।
अब बात आई जो दो राजनीतिक इकाइयां हुआ करती थी उसको इन दोनों में कहां शामिल किया गया। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे, तो अंग्रेजों ने एक व्यवस्था अपनाई, जो ब्रिटिश प्रांत भारत की सीमा में थे वे भारत में शामिल कर दिए, जो ब्रिटिश प्रांत पाकिस्तान की सीमा में थे वो पाकिस्तान में शामिल कर दिए। और देशी रियासत के सामने अंग्रेजों ने तीन विकल्प रखे। पहला, या तो वे अपना विलय भारत संघ में कर दें, या वे अपना विलय पाकिस्तान में कर दें, या वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दें। क्योंकि हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में एक देशी रियासत थी जिसने प्रारंभिक रूप से भारत संघ में विलय करने से इंकार कर दिया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से, प्रजामंडल आंदोलन के दबाव के फलस्वरूप 1 जून 1949 को हमने भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में कर लिया। तो यहां कौन सी थी? मध्य प्रदेश में भोपाल रियासत। और यहाँ के 1947 के समय यहाँ पर भोपाल में नवाबों का शासन हुआ करता था। और यहाँ के 1947 के समय नवाब थे नवाब हमीदुल्ला खां। कौन थे यहाँ के नवाब? यहाँ के नवाब 1947 के समय नवाब थे हमीदुल्ला खां। हमीदुल्ला खां ने प्रारंभिक रूप से भारत संघ में विलय करने से इंकार कर दिया, लेकिन हमारे देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल व प्रजामंडल आंदोलन के दबाव के फलस्वरूप भोपाल रियासत का विलय हमने 1 जून 1949 को भारत संघ में कर लिया। भारत संघ में कर लिया। और 1 जून को भोपाल रियासत का विलयीकरण दिवस मनाया जाता है। एक जून 1949 को भारत संघ में विलय कर लिया। तो आजादी से पहले हमारे भारत में और मध्य प्रदेश में दो राजनीतिक इकाइयां हुआ करती थी, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत। उसको आजादी के बाद कहां शामिल करना था वो आपको मैंने भी प्रक्रिया समझाई, वो इस तरीके से शामिल की गई। और 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो भारत देश का शासन का संचालन किस प्रकार से करना है, उसके लिए हमने एक व्यवस्था अपनाई कि संपूर्ण भारत को 4 पार्टों में विभाजित कर दिया। संपूर्ण भारत को 4 पार्टों में विभाजित कर लिया ताकि भारत देश के शासन का संचालन हो सके। संपूर्ण भारत को 4 पार्ट में विभाजित कर दिया। चूंकि हम मध्य प्रदेश, जैसे पार्ट ए में कुछ राज्य रखे गए, पार्ट बी में कुछ राज्य, पार्ट सी में कुछ राज्य और पार्ट डी में कुछ राज्य। पार्ट डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया, लक्षद्वीप को शामिल किया। हमारे मध्य प्रदेश में पार्ट डी नहीं था। चूंकि हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में 3 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो दोस्तों
अब हम क्रमिक रूप से पार्टों का गठन कैसे किया गया, कौन कौन से क्षेत्र पार्टों में शामिल किए, उस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे मैं मध्य प्रदेश का मैप बनाता हूं, उसके माध्यम से समझाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा समझ में आएगा आप सभी को। प्रयास कर रहा हूं मैप बनाने का, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से तो बना ही सकता हूं जो आपको समझ में आ जाए। ये हमारा मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश में 3 पार्ट हुआ करते थे। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। और यहां पर जो हमने भोपाल रियासत को विलय किया था, उसके लिए पार्ट सी अलग से राज्य बनाया गया। तो ये था हमारा पार्ट ए। इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अब यहां पर ध्यान देने बात यह है, जो सेंट्रल प्रोविंस है, इसका गठन कब हुआ? क्या बरार पहले से ही सेंट्रल प्रोविंस के साथ जुड़ा था, या इसको बाद में जोड़ा गया, उस पर भी हम देखेंगे। तो सेंट्रल प्रोविंस का गठन, सेंट्रल प्रोविंस का गठन 2 नवंबर 1861 में किया गया। सीपी का, सेंट्रल प्रोविंस का गठन 2 नवंबर 1861 को किया गया। और बरार को 1936 में हैदराबाद रियासत से पृथक करके, हैदराबाद रियासत से पृथक करके पार्ट ए में शामिल किया गया। हैदराबाद से पृथक या अलग करके पार्ट ए में शामिल किया गया। अब हम पार्ट ए को देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ। तो यहां पर थी बघेलखंड की कुछ रियासतें, उसको शामिल किया गया। यहां थी छत्तीसगढ़ी रियासतें, उसको शामिल किया गया। और छत्तीसगढ़ के दक्षिण का क्षेत्र था दंडकारण्य, तो यहां पर दंडकारण्य की रियासत थी, उसे शामिल किया गया। यहां महाकौशल था, उसे शामिल किया गया। यहां विदर्भ था, उसे शामिल किया गया। तो इस प्रकार से हमने सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का निर्माण किया। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की राजधानी हमने नागपुर रखी। इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी नागपुर। राजधानी नागपुर। अब मैं आपको एक बार और समझाता हूं। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की राजधानी हमने नागपुर रखी। और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन हमने किस प्रकार से किया, उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, और आप ध्यान से सुनिए। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में हमने बघेलखंड की कुछ रियासतों को शामिल किया गया, छत्तीसगढ़ की कुछ रियासतों को शामिल किया गया, दंडकारण्य की कुछ रियासतों को शामिल किया गया, महाकौशल विदर्भ को शामिल करके हमने पार्ट ए का निर्माण किया। पार्ट ए के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन थे प्रथम? पंडित
यहाँ के मुख्यमंत्री थे पार्ट ए के पार्ट ए के मुख्यमंत्री थे सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल, जो हमारे मध्य प्रदेश के गठन के समय भी मुख्यमंत्री थे। पंडित रविशंकर शुक्ल जो 1956 के समय मुख्यमंत्री भी बने। और यहाँ के राज्यपाल थे गवर्नर ई राघवेंद्र राव। ई राघवेंद्र राव। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार में हमने 15 देशी रियासत को शामिल करके सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन किया। तो कितनी देशी रियासतों को शामिल करके हमने सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का गठन किया? 15 देशी रियासत को, 15 देशी रियासत को इसमें शामिल किया गया। अब एक बार बढ़िया विस्तार से हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को समझने का प्रयास करेंगे। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसमें सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना या गठन 2 नवंबर 1861 को हुआ और बरार चूंकि हैदराबाद से पृथक करके पार्टी में शामिल किया गया था 1936 में, और हमने इसकी राजधानी नागपुर रखी। 15 देशी रियासतों को शामिल करके पार्टी का निर्माण किया गया। यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल बनाए गए। राज्यपाल इंजीनियर राघवेंद्र राव को बनाया गया। ये पंडित रविशंकर शुक्ल जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब भी मुख्यमंत्री बनाए गए। तो मुझे लगता है अब आगे बढ़ना चाहिए। पार्ट बी, ये है पार्ट, यहां से लिखता हूं पार्ट बी। इसका नाम था मध्य भारत स्टेट। मध्य भारत स्टेट, मध्य भारत स्टेट। इसकी दो राजधानियां थी मध्य भारत स्टेट की। एक थी ग्वालियर और एक थी इंदौर। एक थी इंदौर। इंदौर। ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी। ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी और इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। कुछ किताबों में कहा गया है कि ये 6 वर्ष थी, इसका कार्यकाल भी 6 वर्ष था। तो 6 माह, सॉरी गलत बोल दिया, 6 माह ये बनती थी, 6 माह और 6 माह इंदौर। कुछ किताबों में 6.5 माह इसको कहा गया है कि 6.5 माह यह बनती थी और 5.5 माह यह राजधानी बनती थी। पार्ट बी, मध्य भारत स्टेट। इसकी दो राजधानियां थी, ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी, इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। 6 माह ग्वालियर बनती थी, 6 माह इंदौर बनती थी। और यहां ग्वालियर है, यहां आपका इंदौर है, मतलब थोड़ा नीचे है इंदौर है। ये यहां की पार्ट बी की दो प्रमुख रियासत हुआ करती थी। ग्वालियर में सिंधिया वंश का शासन था, इंदौर में होलकर वंश का शासन था। इन दोनों रियासतों ने भारत संघ में विलय कर दिया। तो इन दोनों देशी रियासतों को सम्मान देने के लिए
इनको प्रमुखता देने के लिए यहां के पार्ट बी के राज्य प्रमुख बनाए गए। पार्ट बी के राज्य प्रमुख बनाए गए। राज्य प्रमुख, यहां के राज्य प्रमुख बनाए गए जीवाजी राव सिंधिया। जीवाजी राव सिंधिया। और उपराज्य प्रमुख बनाए गए यशवंत राव होलकर द्वितीय। यशवंत राव होलकर द्वितीय। इनको सम्मान की दृष्टिकोण से इनको यहां पर राज्य प्रमुख और उपराज्य प्रमुख बनाया गया। और यहां पर एक थोड़ी विवादास्पद बात है, यह है कि कुछ किताबों में मेंशन किया गया है कि मध्य भारत स्टेट में 25 देशी रियासतों को मिलाकर मध्य भारत स्टेट का निर्माण किया गया है, और कुछ किताबों में 26 देशी रियासतों को मिलाकर मध्य भारत स्टेट का निर्माण किया गया है, यह लिखा है। तो जिस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए और ऑप्शन में 25 हो तो आप ऑप्शन 25 को टिक कर दें, अगर 26 हो देशी रियासत तो 26 को टिक कर दें। मैं दोनों ही लिख देता हूं। तो 25 या 26 देशी रियासतों से पार्ट बी मध्य भारत स्टेट का निर्माण हुआ। पार्ट बी का निर्माण हुआ। निर्माण हुआ। एक बार और देख लीजिए। पार्ट बी का नाम था मध्य भारत स्टेट। इसकी दो राजधानियां हुआ करती थी, ग्वालियर और इंदौर। 6 माह ग्वालियर और 6 माह इंदौर। यहाँ के राज्य प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया को बनाया गया। उपराज्य प्रमुख यशवंत राव होलकर द्वितीय को बनाया गया। लगभग 25 या 26 देशी रियासतों से मिलकर पार्ट बी का निर्माण किया गया। अब हम यहां पे हो नहीं पाएगा, अगला पेज लेते हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत हम पार्ट बी मध्य भारत स्टेट को पढ़ रहे थे। मध्य भारत स्टेट, मध्य भारत स्टेट पार्ट बी। यहां के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए प्रथम चीफ मिनिस्टर बनाए गए लीलाधर सेठ। लीलाधर सेठ या लीलाधर जोशी, इनके दो नाम थे। सेठ इनको संज्ञा दी गई थी। तो लीलाधर सेठ यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए, जिनको लीलाधर जोशी भी कहा जाता है। और 1956 के समय मध्य भारत स्टेट के सीएम थे तखत मल जैन। 1956 के समय सीएम थे तखत मल
एक मिनट। तखत तखतमल जैन। यहां तक आपको समझ में आया? तो प्रथम सीएम थे लीलाधर सेठ और 1956 के समय सीएम थे तखतमल जैन। मैं पार्ट बी को आपको एक बार और विस्तार पूर्वक समझा देता हूं। पार्ट बी का नाम है मध्य भारत स्टेट। इसकी दो राजनीतिक राजधानियां हुआ करती थी, ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी और इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी। ग्वालियर 6 माह और इंदौर 6 माह इनका कार्यकाल हुआ करता था राजधानियों का। और यहाँ की दो प्रमुख देशी रियासत, ग्वालियर रियासत, इंदौर रियासत, इनको प्रमुखता और सम्मान देने के लिए यहाँ के राज्य प्रमुख जीवाजी राव सिंधिया को बनाया गया और उपराज्य प्रमुख यशवंत राव होलकर द्वितीय को बनाया गया। और लगभग 25 से 26 देशी रियासतों के विलय करने के पश्चात हमने पार्ट बी का निर्माण किया। यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री लीलाधर सेठ या लीलाधर जोशी थे और 1956 के समय यहाँ के मुख्यमंत्री तखतमल जैन थे। तो हम अब पार्ट सी देखेंगे। पार्ट सी देखेंगे। ये हमारा पार्ट सी है। पार्ट सी, इसका नाम था विंध्य प्रदेश। क्या नाम था दोस्तों? विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था एन.वी. गाडगिल के द्वारा। किसने किया था इसका गठन? एन यहां लिख देता हूं, आपको दिखाई दे रहा है, एन.वी. गाडगिल। और इसकी राजधानी थी रीवा। राजधानी क्या बनाई गई? रीवा। यहां प्रमुख रूप से दो देशी रियासत थी, एक बुंदेलखंड की देशी रियासत, एक बघेलखंड की देशी रियासत। प्रमुख रूप से दो थी। इन दोनों को मिलाकर लगभग 38 देशी रियासतों को मिलाकर हमने पार्ट सी का गठन या निर्माण किया। और यहां के रीवा के राज्य प्रमुख बनाए गए। राज्य प्रमुख बनाए गए रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह देव। महाराजा, रीवा के महाराजा थे मार्तंड सिंह देव। मार्तंड सिंह देव। मार्तंड सिंह देव। और पार्ट सी का शासन का संचालन करने के लिए हमने पार्ट सी को दो राजनीतिक इकाइयों में विभाजित किया। यहां था बुंदेलखंड और यहां बघेलखंड। ये दो बड़ी राजनीतिक इकाइयां हुआ करती थी पार्ट सी की। और बुंदेलखंड का मंत्रिमंडल, बुंदेलखंड का मंत्रिमंडल, तो बुंदेलखंड का ये पार्ट सी है। तो बुंदेलखंड का मंत्रिमंडल हमने कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में गठन किया। बुंदेलखंड के मंत्रिमंडल का कामता प्रसाद
सक्सेना। और बघेलखंड का मंत्रिमंडल हमने कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठन किया। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह, अवधेश प्रताप अवधेश प्रताप सिंह। आगे चलकर हमने दो राजनीतिक इकाइयों को संयुक्त रूप प्रदान किया और संयुक्त रूप प्रदान करने के पश्चात हमने उसका नेतृत्व कप्तान अवधेश प्रताप सिंह को सौंप दिया। तो यहां का नेतृत्व कौन करते थे? जब हमने संपूर्ण पार्ट सी को एक कर दिया तब वो वहां का मंत्रिमंडल हमने कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में बनाया। तो लगभग 38 देशी रियासतों को मिलाकर पार्ट सी का निर्माण किया गया। और यहां पर 2 अप्रैल 1952 को भारत में प्रथम आम चुनाव हुए। उसमें पार्ट सी के मुख्यमंत्री बनाए गए शंभुनाथ शुक्ल। किसको बनाया गया? यहां लिख देता हूं मैं, यहां मेंशन कर देता हूं, शंभुनाथ शुक्ल 1952 के समय बनाए गए। तो एक बार और बढ़िया तरीके से हम पार्ट सी को लेते हैं। पार्ट सी का नाम था विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश की स्थापना एनपी गाडगिल के द्वारा की गई थी। विंध्य प्रदेश बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर 38 देशी रियासतों को मिलाकर हमने पार्ट सी का निर्माण किया, गठन किया। यहाँ की राजधानी हमने रीवा रखी और यहाँ के राज्य प्रमुख हमने रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह देव को बनाया। इसके बाद 2 अप्रैल 1952 को भारत में प्रथम आम चुनाव हुए जिसमें पार्ट सी के मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज और रह गई, उसे और देख लेते हैं। जो मध्य भारत स्टेट है इसका गठन किया गया था 28 मई 1948। कब गठन किया गया था इसका? 28 मई 1948। और यहां पर जो पार्ट सी है विंध्य प्रदेश, उसका गठन किया गया 12 मार्च 1948। 12 मार्च 1948। अब हमने पार्ट ए देखा, पार्ट बी देखा और पार्ट सी देखा। और यहां पे ही हमने पृथक एक पार्ट सी बनाया था भोपाल स्टेट, जिसे हम अलग से देखेंगे दूसरे पेज में। ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत यहां बनाया हमने पार्ट सी। पार्ट सी भोपाल स्टेट पृथक से बनाया। भोपाल स्टेट, चूंकि भोपाल स्टेट को भारत की रियासत थी भोपाल स्टेट, उसे हमने 1 जून 1949 को भारत संघ में विलय कर लिया था। तो उसे भी कहीं ना कहीं जगह देनी थी, तो हमने पार्ट सी के अंतर्गत उसे रखा। और यहां के मुख्यमंत्री बने सीएम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा।
शंकर दयाल शर्मा। यहां आपको एक बात बताता हूं, ये वही डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है जो आगे चलकर हमारे देश के 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे, और राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 1992 से लेकर 97 था। ये हमारे भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री बने सीएम 1952 से 1956 सीएम। और प्रेसिडेंट कब बने ये, आप ये बोलोगे प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति बने ये 1992 से 1997। और आगे चल के ये उपराष्ट्रपति भी बने। अब क्या होता है, इसी बीच में हमारे देश का और मध्य प्रदेश का शासन का संचालन हो रहा था। इसी के मध्य दक्षिण भारत के राज्यों के लोगों ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग की, और यह मांग उठती ही जा रही थी। और उन्होंने, दक्षिण भारत के लोगों ने यह तर्क दिया कि जब स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था तब हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे देश में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होगा। तो ये मांग उठ रही थी। इसका हवाला दिया गया महात्मा गांधी का, कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे देश का गठन भाषा के आधार पर होगा, राज्यों का गठन। तो सरकार ने इनकी मांग को ध्यान में रखते हुए एक समिति का निर्माण किया। उस समिति का नाम है, जून 1948 को एक समिति का निर्माण किया। उस समिति का नाम है एस के धर आयोग। एस के धर आयोग। एस के धर आयोग। और एस के धर आयोग से भारत सरकार ने पूछा, क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए? तो एस के धर आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजना भारत में किस तरीके से हम ठीक तरीके से लागू कर सके, उसको ध्यान में रखते हुए भाषा के आधार पर राज्य का गठन ना होते हुए इन आधारों पर होना चाहिए। और भारत की एकता और संप्रभुता की बात भी कही कि इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो जून 1948 में एस के धर आयोग की सिफारिशों का दक्षिण में उसका विरोध हुआ। इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दिसंबर 1948 को एक समिति बनाई। उस समिति का नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति। और इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। इस समिति ने एस के धर आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया। एक मिनट। एस के धर आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया और बोला कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजना भारत में ठीक तरीके से लागू कर सके, उसको ध्यान में रखते हुए भारत की एकता और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना चाहिए। क्योंकि इस बात का हवाला इसलिए दिया गया था, हम एक बार फिर से टूटना नहीं चाहते। तब हम धर्म के आधार पर टूट गए थे। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश से एक पृथक देश पाकिस्तान बना धर्म के आधार पर। अब हम यहां पर भाषा के आधार पर अलग नहीं होना चाहते थे। इसलिए इन दोनों समितियों ने साफ इंकार कर दिया
कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। लेकिन इसी बीच तेलुगु भाषी आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाह रहे थे। उनको नेतृत्व प्रदान किया गांधीवादी नेता श्री पोट्टी श्री रामल्लू ने तेलुगु भाषी लोगों को आश्वस्त किया कि आप मेरा समर्थन कीजिए, मैं आपको अहिंसा की नीति अपनाकर गांधीवादी तरीके से आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषी राज्य बनवाऊंगा। तो उन्होंने अपनी बात सरकार से मनवाने के लिए गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्री रामल्लू। उन्होंने अपनी सरकार से बात मनवाने के लिए 56 आमरण अनशन किया। आमरण अनशन किया और 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई, जिससे आंदोलन और तीव्र हो गया और आंदोलन हिंसक रूप ना ले। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 1 अक्टूबर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बना दिया। आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बना दिया। क्योंकि सरकार पर दबाव इसलिए पड़ गया क्योंकि कुछ स्थानों पर हिंसक गतिविधियां हो गई थी, जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ, जिस कारण से सरकार दबाव में आई और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बना दिया, जो कि भारत का प्रथम राज्य था जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ। भारत का प्रथम राज्य था जो कि भारत का प्रथम राज्य था जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ। एक बार और देख लीजिए, जून 1948 को वयस्क धर आयोग का निर्माण किया गया कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए या नहीं। तो उन्होंने अपनी सिफारिशों में साफ इंकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पंचवर्षीय योजना ठीक तरीके से हम भारत में लागू कर सकें, भारत की एकता और संप्रभुता का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। फिर इस समिति का दक्षिण भारत के लोगों ने विरोध किया, तो फिर सरकार ने एक समिति और बनाई दिसंबर 1948 में, जिसमें सदस्य थे
जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी, सीतारमैया। इस समिति ने एस के धर आयोग की समिति का सिफारिश की, एस के धर आयोग की समिति की सिफारिशों का समर्थन किया। फिर तेलुगु भाषी को नेतृत्व प्रदान किया गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामल्लू, और उन्होंने आमरण अनशन रखा और 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई, जिससे आंदोलन और तीव्र हो गया और उसने हिंसक रूप ले लिया। कुछ स्थानों पर पब्लिक संपत्ति को नुकसान हुआ, लोक संपत्ति को, जिस कारण से सरकार दबाव में आई और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बना दिया, जो कि भारत का प्रथम राज्य था जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ। अब अन्य क्षेत्रों के लोग भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग करने लगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य बन चुका था, जिसमें प्रमुख रूप से तमिलनाडु के तमिल, कर्नाटक के कन्नड़ और महाराष्ट्र के मराठी शामिल थे। तो सरकार ने उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इसके अध्यक्ष थे फजल अली। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और 2 सदस्य थे इसके। हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणेकर। इनसे सरकार ने पूछा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने चाहिए, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के द्वारा कहा गया, हाँ भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए, लेकिन केवल भाषा ही एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना चाहिए। तो इन्होंने अपनी सिफारिश सरकार को 2 साल के पश्चात सौंपी 1955 में, और सरकार से सिफारिशों में कहा कि भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनना चाहिए। शासित प्रदेश। अरे 1 मिनट, के अलार्म चालू हो गया। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि भारत संघ में 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश बनना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने कुछ संशोधन के साथ राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया और 1 नवंबर 1956 को भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल था, और मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य
बनाया गया। हिंदी भाषी राज्य बनाया गया। और सबसे बड़ी बात राज्य पुनर्गठन आयोग ने कही कि आजादी के पश्चात हमने भारत देश के शासन को संचालित करने के लिए जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी व्यवस्था बनाई, उसको समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाए। वो सॉरी 16 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। लेकिन भारत सरकार ने कुछ संशोधन के तहत उनकी सिफारिशों को स्वीकार किया और भारत सरकार ने 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल था। और मध्य प्रदेश हिंदी भाषा के आधार पर राज्य बना। तो 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया और इस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले व 8 संभाग थे। 43 जिले बनाए गए और 8 संभाग बनाए गए। तैतालीस जिले और 8 संभाग। इससे पहले आते अपन प्रीवियस। तो जैसे हमारा मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य बनाया गया, चूंकि मध्य प्रदेश के पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी व्यवस्था समाप्त भी करनी थी, उसको समाप्त करके हमें मध्य प्रदेश में 43 जिले व 8 संभाग बनाने हैं, बन गए थे। इसके लिए हमने मध्य प्रदेश में कुछ पार्ट ए में कुछ ऐसे जिले थे जो हिंदी भाषा के नहीं थे बल्कि मराठी भाषा के थे, तो उनको भी मध्य प्रदेश से हटाना था, क्योंकि मध्य प्रदेश हिंदी भाषा के आधार पर राज्य बना था। तो हम उसी को देखते हैं। यह हमारा मध्य प्रदेश है, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी था, ये पार्ट सी और ये पृथक भोपाल स्टेट पार्ट सी। तो पार्ट ए चूंकि हमें मध्य प्रदेश से ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी व्यवस्था समाप्त करनी थी और समाप्त करने के पश्चात इसमें 43 जिले व 8 संभाग बनाने थे और मध्य प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर हुआ था, तो मध्य प्रदेश में ऐसे कुछ जिले थे जो हिंदी भाषा के नहीं थे, अन्य भाषा के थे, मराठी भाषा के थे, उनको मध्य प्रदेश से हटाना था। पार्ट सी, ये पार्ट सी। तो पार्ट ए में मराठी भाषी 8 जिले थे: बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यावतमाल, वर्धा, चांदा, भंडारा, नागपुर। उसको पार्ट ए से हटाकर पार्ट ए से 8 मराठी जिलों को हटाकर तत्कालीन बंबई स्टेट में शामिल कर दिए। तत्कालीन बंबई स्टेट में शामिल कर दिए।
वो 8 जिले कौन कौन से थे? बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यावतमाल, वर्धा, चांदा, भंडारा, नागपुर। पार्ट बी में हमने लेन देन की प्रक्रिया अपनाई। पार्ट बी में क्या किया? लेन देन। लेन देन की प्रक्रिया। क्या लेन देन की प्रक्रिया? लेन देन की प्रक्रिया को जानने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है कि आखिर ये हमने लेन देन क्यों करना पड़ा। तो विदिशा के थे जमींदार और कोटा के थे जागीरदार। इन दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। विदिशा की थी लड़की और कोटा का था लड़का, या मैं कहूं वधु पक्ष विदिशा से और वर पक्ष राजस्थान कोटा से। तो विदिशा में जो सुरौंज थी वो हमने दहेज के रूप में कोटा के जागीरदारों को दे दी। आगे चल के हमारा 1 नवंबर 1956 को जब हमारा मध्य प्रदेश का अस्तित्व आया सामने, तो यहां पर जो विदिशा था वहां पर अधिकार किसका था? राजस्थान का। तो शासन को संचालित करने के लिए, अलार्म बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, शासन को संचालित करने के लिए हमने ऐसी व्यवस्था अपनाई कि हमारे मध्य प्रदेश के सीमा क्षेत्र में अन्य राज्य का कोई जमीन ना हो या उनका कोई अधिकार ना हो। तो उसको सुव्यवस्थित करने के लिए हमने यहां था मंदसौर जिला, और मंदसौर जिला की थी भानपुरा तहसील, और भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को हमने राजस्थान को दे दिया। और राजस्थान राज्य के कोटा जिले की तहसील, मतलब कोटा पर उनका अधिकार हो गया था ना सिरोंज पर, तो कोटा की तहसील सिरोंज को हमने विदिशा में शामिल कर लिया। तो हमारी ये लेन देन की प्रक्रिया थी। अब पार्ट सी विंध्य प्रदेश और पार्ट सी पृथक रूप से बनाया गया अलग से भोपाल स्टेट को, उनको दोनों को ज्यों का त्यों मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया। मध्य प्रदेश में शामिल मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया। तो आगे चल के हमारी यह स्थिति बनी मध्य प्रदेश की। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। गठन के समय मध्य प्रदेश में 43 जिला व 8 संभाग थे। यहां तक हमने पढ़ लिया है। अब हम एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस प्रक्रिया तक आने तक किन किन चरणों से गुजरे, उसको एक बार सनसनी निगाहों से देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का गठन, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश गठन, तो मैंने बताया था आज हमको मध्य प्रदेश जो दिखाई देता है उसका बनने का सफर क्या रहा। भारत का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला हमारा मध्य प्रदेश एक भू आविष्टित राज्य है, और वर्तमान समय में हमें मध्य प्रदेश का जो स्वरूप दिखाई देता है वह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। उस लंबी प्रक्रिया को ही हम देखेंगे, लेकिन उसको देखने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भू आविष्टित राज्य क्या होता है। तो भू आविष्टित राज्य वह राज्य होता है जिसकी सीमा किसी अंतरराष्ट्रीय देश की सीमा को स्पर्श नहीं करती, और जिस राज्य की सीमा समुद्री सीमा को स्पर्श नहीं करती, वह राज्य भू आविष्टित राज्य या लैंड लॉक्ड स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश के गठन को हम 4 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। एक 1947 से पहले या आजादी से पहले,
1947 से 1956 और 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1956 से 2000 तक और 2000 से मध्य प्रदेश से अलग होकर पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बना और 2000 से वर्तमान तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है उसको देखेंगे। तो 1947 से पहले हमारे मध्य प्रदेश में दो राजनीतिक इकाइयां हुआ करती थी, देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत। देशी रियासत पर शासन का संचालन तो राजा करते थे, लेकिन वे ब्रिटिश सरकार के अधीन होकर कार्य करते थे। मतलब डायरेक्ट रूल करते थे राजा, लेकिन इनडायरेक्ट रूल कौन करते थे? ब्रिटिशर। ब्रिटिश प्रांत पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे अंग्रेज। कौन करते थे? अंग्रेज। यहां पर डायरेक्ट रूल कौन करते थे? अंग्रेज। 1947 से 1956, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद हमारे भारत से एक नया देश पाकिस्तान का निर्माण हुआ। हम धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था ये। तो जो दो राजनीतिक इकाइयां हुआ करती थी, ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत, तो ब्रिटिश प्रांत का समाधान इस प्रकार से किया गया अंग्रेजों ने ब्रिटिश प्रांत का समाधान इस प्रकार से किया कि जो पाकिस्तान की सीमा में ब्रिटिश प्रांत थे वो पाकिस्तान को दे दिए और भारत की सीमा में जो ब्रिटिश प्रांत थे वो भारत को दे दिए। और देशी रियासत के सामने अंग्रेजों ने तीन विकल्प रखे, या तो वे अपना विलय भारत संघ में कर दें, या वे अपना विलय पाकिस्तान में कर दें, या वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दें। चूंकि हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक देशी रियासत आती थी, भोपाल रियासत। भोपाल रियासत पर नवाबों का शासन हुआ करता था और 1947 के समय नवाब थे नवाब हमीदुल्ला खान। नवाब हमीदुल्ला खान ने प्रारंभिक रूप से भारत संघ में विलय करने से इनकार कर दिया भोपाल रियासत का, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के फलस्वरूप भारत संघ में भोपाल रियासत का विलय 1 जून 1949 को कर लिया। और प्रजामंडल आंदोलन का इसमें भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रजामंडल आंदोलन 1938 को गठन किया गया था। प्रजामंडल आंदोलन 1938 गठन किया गया और 1 जून को भारत संघ में भोपाल का विलय किया गया था। इसी कारण से 1 जून को विलयीकरण दिवस मनाया जाता है भोपाल का। अब हमारा देश आजाद हुआ। अब हमने अपने देश को आजाद के पश्चात भारत देश में शासन का संचालन किस प्रकार से करें उसके लिए एक व्यवस्था अपनाई, पार्ट की। संपूर्ण भारत को 4 पार्टों में विभाजित कर दिया। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए में कुछ राज्य, पार्ट बी में कुछ राज्य, पार्ट सी में कुछ राज्य और पार्ट डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को रखा गया। चूंकि हम मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में पार्ट डी नहीं था, सिर्फ 3 ही पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और अलग से पार्ट सी। यहां था भोपाल स्टेट। तो पार्ट ए का नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना या गठन 2 नवंबर 1861 को किया गया। बरार को 1936 में हैदराबाद रियासत से पृथक करके पार्ट ए में शामिल किया गया और यहां की राजधानी हमने नागपुर रखी। और पार्ट ए का निर्माण किस प्रकार से हुआ वो हम देखेंगे कि पार्ट ए में बघेलखंड की कुछ रियासतों को, छत्तीसगढ़ी कुछ रियासतों को, दंडकारण्य की कुछ रियासतों को, विदर्भ, महाकौशल को मिलाकर पार्ट ए का निर्माण किया गया। लगभग 15 देशी रियासतों को मिलाकर पार्ट ए का निर्माण किया गया। यहाँ की राजधानी नागपुर रखी गई और यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल ई राघवेंद्र राव को बनाया गया। पार्ट बी, मध्य भारत स्टेट। मध्य भारत स्टेट का गठन 28 मई 1948 को किया गया। यहां की 2 राजनीतिक राजधानियां हुआ करती थी, एक ग्वालियर, एक इंदौर। ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी और इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। और 6 माह ग्वालियर राजधानी बनती थी
और 6 माह इंदौर राजधानी बनती थी। यहाँ के मुख्यमंत्री लीलाधर सेठ या लीलाधर जोशी को बनाया गया और 1956 के समय यहाँ के मुख्यमंत्री तखतमल जैन को बनाया गया। लगभग 15 या 26 देशी रियासतों को मिलाकर पार्ट बी का निर्माण किया गया। पार्ट सी विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश का गठन एनवी गाडगिल के द्वारा किया गया था। यहां पर 38 देशी रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का निर्माण किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से दो देशी रियासत थी, एक बुंदेलखंड की रियासत, एक बघेलखंड की रियासत। और हमने पार्ट सी विंध्य प्रदेश का शासन संचालित करने के लिए एक व्यवस्था अपनाई, जिसमें हमने विंध्य प्रदेश को 2 राजनीतिक इकाइयों में विभाजित कर दिया, एक बुंदेलखंड और एक बघेलखंड। तो बुंदेलखंड का मंत्रिमंडल हमने कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में गठन किया और बघेलखंड का मंत्रिमंडल हमने कप्तान अवधेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित किया। आगे चलकर हमने दोनों प्रमुख रूप से रियासतों को संयुक्त कर दिया और उसके नेतृत्वकर्ता कप्तान अवधेश प्रताप सिंह को बनाया। आगे चलकर भारत देश में प्रथम आम चुनाव हुए 2 अप्रैल 1952 को, तब यहां के मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया। अब पार्ट सी भोपाल स्टेट। भारत संघ में भोपाल रियासत का विलय 1 जून 1949 को किया गया, जिस कारण से 1 जून को भोपाल विलयीकरण दिवस मनाया जाता है। और हमने भोपाल को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में शामिल ना करते हुए पृथक रूप से पार्ट सी बनाया, भोपाल स्टेट। और यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को बनाया गया। दोस्तों, ये वही डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं जो हमारे देश के 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने, जो आगे चलकर उपराष्ट्रपति भी बने। राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 1992 से 1997 था और मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 1952 से 1956 था। इसके बाद दक्षिण भारत के लोगों ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग की और उसका हवाला दिया कि स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, राज्यों का गठन जब हम आजाद हो जाएंगे तो हम राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह मांग की। सरकार ने इस मांग को ध्यान में रखते हुए जून 1948 को एस के धर आयोग बनाया और एस के धर आयोग से पूछा क्या भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए। तो एस के धर आयोग ने साफ तौर पर इंकार कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि को ध्यान में रखकर राज्य बनना चाहिए। फिर एस के धर आयोग की सिफारिशों का दक्षिण भारत के लोगों ने विरोध किया। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिसंबर 1948 को जेबीवी समिति बनाई, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। इस समिति ने एस के धर आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया और कहा कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं करना चाहिए। और उसके साथ एक कोटेशन भी दी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश धर्म के आधार पर विभाजित हो चुका है, खंडित हो चुका है, उसके खंड हो चुके हैं। अब हम भाषा के आधार पर भारत का खंडित नहीं कर सकते, उसको विभाजित नहीं कर सकते। तो इसी समय गांधीवादी नेता श्री पोट्टी श्री रामल्लू ने भाषा के आधार पर मांग करने वाले लोगों को नेतृत्व प्रदान किया और उनको कहा कि हम गांधीवादी तरीके से अहिंसा की नीति अपनाकर भाषा के आधार पर तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बनवाने का काम करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे। सरकार पर दबाव डालने के क्रम में पोट्टी श्री रामल्लू ने 56 दिन के आमरण अनशन रखा उन्होंने और 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई, जिससे आंदोलन तीव्र रूप ले गया और पब्लिक संपत्ति को नुकसान कुछ जगह पर होने लगा था, ऐसी खबरें आ रही थी। इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य तेलुगु आंध्र प्रदेश को बनाया। तेलुगु भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया। अब
अन्य राज्यों के लोग भी भाषा के आधार पर मांग करने लगे बनने के लिए, जिसमें प्रमुख रूप से तमिलनाडु के तमिल, कर्नाटक के कन्नड़, महाराष्ट्र के मराठी आदि शामिल थे। तो सरकार ने इनकी मांग को ध्यान में रखते हुए 29 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली और 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू के एम पणेकर। उनसे पूछा कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए, तो उन्होंने बोला कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए, लेकिन केवल एकमात्र भाषा केवल एकमात्र भाषा ही आधार नहीं होना चाहिए राज्यों का गठन करने में, बल्कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में पंचवर्षीय योजना ठीक तरीके से लागू कर सके, भारत की एकता और संप्रभुता को ध्यान में रखकर राज्यों का गठन करना चाहिए। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में भारत सरकार को सौंपी और बोले कि 16 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनने चाहिए, और जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी की व्यवस्था थी उसे समाप्त कर देना चाहिए। हमारी सरकार ने कुछ संशोधन के तहत उनकी सिफारिशों को माना और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल था। मध्य प्रदेश हिंदी भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था। तो जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत ऐसे कुछ जिले थे जो अन्य भाषा को बोलते थे, उनको हटाकर अन्य जिस भाषा में बोलते थे उस भाषी राज्य में शामिल कर दिए, जिसमें पार्ट ए के 8 मराठी भाषी जिले थे, जिसमें बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यावतमाल, वर्धा, चांदा, भंडारा, नागपुर, उसको तत्कालीन बॉम्बे स्टेट में दे दिया। और पार्ट बी में लेन देन की प्रक्रिया अपनाई, जैसे मंदसौर जिला की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया और राजस्थान की कोटा जिले की सिरोंज को विदिशा में शामिल कर दिया। और पार्ट सी विंध्य प्रदेश और पार्ट सी भोपाल स्टेट का ज्यों का त्यों भारत संघ में मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया। अब स्थिति आती है 1 नवंबर 1956 की। 1 नवंबर 1956 में हमारे मध्य प्रदेश में 43 जिला व 8 संभाग बनाए गए। दोस्तों, सबसे रोचक बात इसमें यह है कि 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था 443,440 वर्ग किलोमीटर। जो भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य था, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 13.6% था। और एक बात और इसमें ध्यान रखने की यह है कि मध्य प्रदेश भारत में क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत में प्रथम नंबर पर था 1 नवंबर 1956। फिर आगे चल के 43 जिले, 8 संभाग बने। आगे चल के समय समय पर जिले बनाने की मांग उठने लगी, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने 2 जिले बनाए 1972 में। एक भोपाल, जो कि सीहोर जिले से अलग करके बनाया गया। दूसरा जिला बनाया राजनांदगांव, जो कि दुर्ग जिले से अलग करके बनाया गया। साथियों, यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि भोपाल जिला बना 1972 में, जबकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी 1 नवंबर 1956 को बन गई थी। राजधानी कब बनी? 1 नवंबर 1956 को। जब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 1 नवंबर 1956 को बनी, तब भोपाल पृथक जिला ना होकर सीहोर जिले की तहसील थी। और 1972 को 2 नए जिले बने, जिसमें हमारा भोपाल शामिल था, जो सीहोर जिले से अलग होकर बना और राजनांदगांव दुर्ग जिले से अलग होकर बना। यहां तक आकर स्थिति यह निर्मित हो गई कि 43 + 2 जिले इज इक्वल टू 45 जिले बन गए।
मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनी थी। उस समय भोपाल कोई जिला नहीं था, बल्कि सीहोर जिले की तहसील थी। यहाँ पर भोपाल जिला की अधिसूचना मध्य प्रदेश सरकार ने 13 सितंबर 1972 को जारी की और यह जिला अस्तित्व में आया 2 अक्टूबर 1972 में गांधी जयंती के अवसर पर। तो इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में 45 जिले तक हमने पढ़ लिया था। अब इसको हम आगे देखते हैं। 1982 में B.R. दुबे या दवे की अध्यक्षता में समिति बनी, की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। जिला पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए B.R. दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग बनाया और आयोग से पूछा कि मध्य प्रदेश में अभी कितने जिले और बनने चाहिए। आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि मध्य प्रदेश में 16 नए राज्य और बनने चाहिए। नए जिले, सॉरी, राज्य नहीं, 16 नए जिले और बनने चाहिए। इस समिति की सिफारिश को दिग्विजय सिंह सरकार ने 25 मई, इस समिति की सिफारिश को दिग्विजय सिंह की सरकार ने 25 मई 1998 को कुछ संशोधन के तहत स्वीकार किया, जिसके अंतर्गत दिग्विजय सरकार ने मध्य प्रदेश में 10 नए जिले बनाए। 10 नए जिले बनाए, जिसमें 6 जिले बनाए छत्तीसगढ़, जो आज वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल है, और 4 जिले जो आज MP में शामिल है। क्योंकि हम MP पढ़ रहे हैं तो हम मध्य प्रदेश के 4 जिलों को देखेंगे। वे 4 जिले कौन से हैं उनको देखते हैं। 4 जिले थे डिंडोरी, कटनी, बड़वानी और श्योपुर। डिंडोरी मंडला जिले से पृथक करके बनाया गया, नया जिला मंडला से पृथक करके। कटनी जबलपुर से, बड़वानी खरगोन से अलग करके बनाया गया, खरगोन जिले से अलग करके बनाया गया, और श्योपुर मुरैना जिले से अलग करके बनाया गया। इस प्रकार 25 मई 1998 को मध्य प्रदेश में 45 और 10 इक्वल टू 55 जिले बन गए। 25 मई 1998 को मध्य प्रदेश में 55 जिले बन गए। आगे चलकर और
मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से जिले बनने की मांग निरंतर उठती रही। तो दिग्विजय सिंह सरकार ने 30 जून दिग्विजय सिंह सरकार ने 30 जून 1998 को एम सिंहदेव समिति बनाई। एम सिंहदेव समिति बनाई। और समिति से पूछा कि मध्य प्रदेश में कितने जिले और बनाने की आवश्यकता है। तो समिति की सिफारिश के आधार पर दिग्विजय सरकार ने 30 जून 1998 को 6 नए जिले एमपी में और बनाए। 6 नए जिले मध्य प्रदेश में और बनाए। तीन जिले छत्तीसगढ़ साइड के थे और 3 जिले एमपी साइड के। मैं आपको एक ट्रिक बताना था, वो मैं भूल गया, तो उसको दोबारा से देख लेते हैं। जैसे 4 जिले एमपी में बने थे, उनकी ट्रिक थी। मेरा एक दोस्त है डीके बस, इसकी ट्रिक क्या है? डीके बस। मेरा एक दोस्त है दिनेश कुमार, वो अधिकांश या ज्यादातर बस का उपयोग करता है। तो हम इसको अगर हम इस ट्रिक को याद रखें तो हम निश्चित रूप से आसानी से इन जिलों को याद कर सकते हैं। डी से डिंडोरी, के से कटनी, बी से बड़वानी और एस से श्योपुर। यू इसमें साइलेंट है। जिस प्रकार अपन कई बार इंग्लिश के शब्दों में देखते हैं उच्चारण करते वक्त कि एक वर्ड साइलेंट होता है, तो उसी प्रकार इसमें यू साइलेंट है, जिसका ट्रिक में कोई योगदान नहीं है। बस ये डी डिंडोरी, कटनी, बड़वानी, श्योपुर। डिंडोरी मंडला से, कटनी जबलपुर से और बड़वानी खरगोन से, श्योपुर मुरैना से अलग होकर बना। अब देखते हैं 3 जिले। एक है इसमें हरदा, दूसरा नया जिला बना उमरिया और तीसरा नया जिला बना नीमच। हरदा अलग होकर बना था होशंगाबाद से। चूंकि होशंगाबाद का वर्तमान नाम नर्मदापुरम है, तो हम यहाँ पे नर्मदापुरम मेंशन करेंगे। नर्मदापुरम से अलग होकर बना हरदा जिला। उमरिया शहडोल जिले से अलग होकर बनाया गया। और नीमच मंदसौर जिले से अलग होकर बनाया गया। इसकी भी एक ट्रिक है, वो आसान करने के लिए बनाई गई है ट्रिक, ताकि आपको ये नए जिले आसानी से याद हो सके। वो ट्रिक है हून, एच यू और एन। एस से हरदा, यू से उमरिया और एन से नीमच। 30 जून 1998 आकर मध्य प्रदेश में 55 जिले प्रीवियस में हो गए थे, देखे थे अपन ने प्रीवियस पेज में। तो 55 और प्लस ये 6 नए जिले, तो हो गए मध्य प्रदेश में 61 जिले। और इस समय आकर 30 जून 1998 में जब हम आए, तब 61 जिले और 12 संभाग मध्य प्रदेश के हो चुके थे। अब स्थिति बढ़ती है आगे। 30 जून 1998 तक हमारा मध्य प्रदेश जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम राज्य बन चुका था। चूंकि इसका क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 13.6% था। यहां पर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए
ठीक तरीके से शासन का संचालन कर सकें, उसको ध्यान में रखते हुए दिग्विजय सिंह सरकार ने 1 नवंबर, दिग्विजय सिंह की सरकार के समय 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। जो कि भारत के भारत का 26वें नंबर का नया राज्य था, नया राज्य था। इस समय नया राज्य था। इस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश में विभाजन के समय, विभाजन के समय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह थे और राज्यपाल भाई महावीर थे। और छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, उसके प्रथम मुख्यमंत्री, पहले सीएम बने अजीत जोगी। अजीत जोगी। यहाँ के पहले राज्यपाल बने दिनेश नंदन सहाय। दिनेश नंदन सहाय। आगे देखते हैं। 1 नवंबर 2000 को हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया। पहले स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा बन गया? राजस्थान। और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 2000 से पहले हमारे मध्य प्रदेश में 61 जिला व 12 संभाग थे। कितने संभाग थे? 12 संभाग थे।
1 नवंबर 2000 को हमारे मध्य प्रदेश से पृथक कर कर छत्तीसगढ़ भारत का 26वें नंबर का राज्य बनाया गया, जिसके पश्चात हमने 61 जिला व 12 संभागों का विभाजन दो राज्यों के बीच किया, एमपी और सीजी अर्थात छत्तीसगढ़। एमपी में 45 जिला व 9 संभाग रखे और छत्तीसगढ़ में 16 जिला व 3 संभाग शामिल किए। इसके पश्चात हमारे मध्य प्रदेश से समय समय बाद जिला बनने की मांग और प्रबल होने लगी। फिर 2003 में 3 नए जिले बने। 2003 में 3 नए जिले बने। 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बने। किसकी समिति की सिफारिश पर बने? तो दोस्तों 15 अगस्त 2003 को बॉस समिति की सिफारिश के आधार पर बने। बॉस समिति की सिफारिश पर। सिफारिश पर बने, जिसमें पहला जिला अशोकनगर बनाया गया, जो कि गुना जिले से पृथक करके बनाया गया। दूसरा जिला अनूपपुर बनाया गया, जो कि शहडोल जिले से अलग करके बनाया गया। और तीसरा जिला बुरहानपुर बनाया गया, जो खंडवा जिले से अलग करके बनाया गया। यहां आकर हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति 48 जिला व 9 संभाग हो जाती है। 48 जिला व 9 संभाग। फिर आगे चल के जिले बनाने की मांग की गई। फिर आगे चल के 2008 में 2 नए जिले और बने। 2008 में 2 नए जिले और बने। दो हजार आठ में 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले और बने। पहला जिला था अलीराजपुर, जो बना। अलीराजपुर 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से पृथक करके बनाया गया। झाबुआ जिले से पृथक करके बनाया गया, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। दूसरा जिला बना सिंगरौली, जो कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है, और यह सीधी जिले से अलग होकर बनाया गया। सीधी जिले से अलग होकर। इसकी तारीख थी 24 मई 2008। 24 मई 2008। इस प्रकार यहां तक आकर मध्य प्रदेश में 50 जिले संख्या हो जाती है। 49वां जिला था अलीराजपुर और 50वें नंबर का जिला था सिंगरौली।
आगे चलकर 2013 में इससे पहले एक कुछ चीज छूट रही है, उसे भी मैं शामिल कर लेता हूं इसमें। वह यह है कि 14 जून 2008 को मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम संभाग शहडोल संभाग बना, जो कि मध्य प्रदेश का 10वें नंबर का संभाग था। 14 जून 2008 को मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम संभाग, मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम संभाग बना, जो कि कौन से नंबर का था? 10वें नंबर का संभाग था, शहडोल संभाग। आप सभी को मैंने मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी में हम जानेंगे, शहडोल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। और अगस्त 2008 को होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया। इसके बाद 2013 में मध्य प्रदेश में एक नया जिला और बना, वह जिला है आगर मालवा, जो कि मध्य प्रदेश का 51वें नंबर का जिला है और इसके बनने की तारीख है 16 अगस्त 2013। कौन से नंबर का था? 51वें नंबर का। और किस जिले से अलग होकर बना? शाजापुर जिले से अलग होकर बना। तो यहां तक आकर 2013 में हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति यह निर्मित हो जाती है कि 2013 में मध्य प्रदेश में 51 जिला तैयार हो गए बनके। यही मांग और उठने लगी समय समय पर जिला बनाने की। तो 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश में एक नया जिला और बना, एक नया जिला और बना। उस जिले का नाम है निवाड़ी जिला, निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ जिले से पृथक करके बनाया गया। टीकमगढ़ से पृथक करके बनाया गया। आगे चलकर यह मांग और उठने लगी और हाल ही में 2023 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिले और बने। 2023 में मध्य प्रदेश में 3 नए जिले और बने। तीन नए जिले और बने। पहला है इसमें महूगंज,
जो कि रीवा जिले से अलग करके बनाया गया। रीवा जिले से अलग करके बनाया गया। इसके बनने की तारीख है 15 अगस्त 2023। 2023। दूसरा जिला बना पांडुरना। यह छिंदवाड़ा जिले से अलग करके बनाया गया और इसके बनने की तारीख है 5 अक्टूबर 2023। और तीसरे नंबर का सबसे नवीनतम जिला मैहर बनाया, जो कि मां शारदा की नगरी भी कहा जाता है मैहर को। पहले ये सतना जिले की तहसील हुआ करती थी, आज वर्तमान में ये नए राज्य के रूप में हमारे सामने है। मैहर सतना जिले से अलग करके बनाया गया और मैहर जिले के बनने की तारीख भी 5 अक्टूबर 2023 है। यहां पर आकर हमारा मध्य प्रदेश के गठन का सफर कंप्लीट हुआ, लेकिन हम एक बार फिर से सनसनी निगाहों से पिछले आज की क्लास में जो पढ़ाया उसे देखते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ 26वें नंबर का भारत का राज्य बना। इसके पश्चात हमने 61 जिलों को 2 राज्यों में विभाजित किया व 12 संभागों को भी 2 राज्यों में विभाजित किया, जिसमें से 45 जिले मध्य प्रदेश में व 3 संभाग मध्य प्रदेश में रखे गए और छत्तीसगढ़ में 16 जिले व 3 संभाग रखे गए। फिर 2003 में बौद्ध समिति की सिफारिश के आधार पर हमने 3 नए जिले बनाए, अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। फिर हमने 2008 में 2 नए जिले बनाए, अलीराजपुर और सिंगरौली। फिर 14 जून 2008 को शहडोल संभाग बनाया, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम संभाग था। और 28 अगस्त 2008 को हमने नर्मदापुरम संभाग का नाम बदलकर, होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया। 2013 में हमने 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वें नंबर का जिला बनाया। 2018 को हमने निवाड़ी जिला बना। फिर 2023 को 3 जिले मऊगंज, पांडुरना और मैहर को बनाया। दोस्तों, ये हमारी मध्य प्रदेश के गठन की क्लास थी जो आज कंप्लीट हुई। एक बार फिर से हम सरसरी निगाहों से आज जो पढ़ा है उसका रिवीजन करते हैं। 1 नवंबर 2000 को हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य बन गया और 1 नवंबर 2000 से पहले हमारे मध्य प्रदेश में 61 जिला व 12 संभाग थे। 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भारत का 26वें नंबर का राज्य बनाया गया। तो इसके पश्चात हमने 61 जिला व 12 संभागों को 2 राज्यों में विभाजित किया। मध्य प्रदेश में 45 जिला व 9 संभाग शामिल किए गए और छत्तीसगढ़ में 16 जिला व 3 संभाग शामिल किए गए। फिर 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने। बौद्ध समिति की सिफारिश पर अशोकनगर गुना जिले से होकर बनाया गया, अनूपपुर शहडोल जिले से अलग होकर बनाया गया, बुरहानपुर खंडवा जिले से अलग होकर बनाया गया। तत्पश्चात हमारे मध्य प्रदेश में 8 जिले व 9 संभाग थे। फिर 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले और बने, अलीराजपुर और सिंगरौली। अलीराजपुर झाबुआ जिले से होकर बनाया गया और सिंगरौली सीधी जिले से होकर बनाया गया। तो 48 और 2 नए जिले बन गए। तो मध्य प्रदेश में यहां तक हो गए मध्य प्रदेश में 50 जिले। फिर 14 जून 2008 को मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम संभाग शहडोल संभाग बनाया गया और 28 अगस्त 2008 को
होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। इसके पश्चात 2013 में एक नया जिला बना आगर मालवा, जो कि शाजापुर जिले से पृथक करके बनाया गया, जो कि मध्य प्रदेश का 51वें नंबर का जिला है। इसके बनने की तारीख है 16 अगस्त 2013। फिर 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश में एक नया जिला और बना, जिसका नाम है निवाड़ी, जो कि टीकमगढ़ जिले से पृथक करके बनाया गया। तत्पश्चात मध्य प्रदेश में 2023 में अभी वर्तमान में नवीनतम 3 नए जिले बने। महूगंज रीवा जिले से अलग होकर बनाया गया, जिसके बनने की तारीख है 15 अगस्त 2023। फिर उसके बाद पांडुरना नया जिला बना, जो कि छिंदवाड़ा जिले से अलग करके बनाया गया। इसके बनने की तारीख है 5 अक्टूबर 2023। इसके बाद तीसरे नंबर का जिला मैयर बनाया गया, जो कि सतना जिले से पृथक करके बनाया गया। इसके बनने की भी तारीख है 5 अक्टूबर 2023। यहां आकर मध्य प्रदेश में 55 जिला व 10 संभाग हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक रोचक बात जानने का प्रयास करेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत। आपने क्लास लेने के दौरान ऑब्जर्व किया होगा, अगर नहीं किया है तो अपन उस पर ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपन को चीजें पढ़ना भी है, लेकिन साथ साथ में इनका व्यवहारिक उपयोग देखना चाहिए कि आखिरकार मध्य प्रदेश का जो गठन हो रहा है किस तारीख को हो रहा है और किस कारण से हो रहा है। तो साथियों, सरकार ने जब जब मध्य प्रदेश में नए जिले बनाए हैं तो चुनावी वर्ष के दौरान बनाए हैं। जैसे 30 जून 1998 को जिले बने, उसके बाद 2003 को बने 5 साल बाद, उसके बाद 2003 से 2008 को बने, 8 के बाद 5 साल बाद 13 को बने, 13 के बाद 18 को बने, 18 के बाद 23 को बने। तो मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं किस ओर इशारा करना चाहता हूं। आप लोग समझदार हैं, विद्यार्थी हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि सरकार के अपने निजी स्वार्थ के खातिर जिलों का गठन करते हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी जिले में ज्यादा जिले होंगे तो उसका ज्यादा विकास होगा, बल्कि हमारे पास संसाधनों का वैसे भी अभाव है। अगर हम इतने सारे जिले बना देंगे तो ठीक तरीके से जिलों का विकास संभव नहीं है। तो इस पर तो मिथ्या है। कई सारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि कम जिले होते हैं वहाँ ज्यादा विकास होता है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं जहाँ ज्यादा जिले होते हैं वहाँ ज्यादा विकास होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम ज्यादा जिलों में भी उतना विकास नहीं करवा सकते, शायद हम उतने कम जिलों में भी काम चला सकते हैं, लेकिन ये चुनावी मुद्दा होता है जिस कारण से इन जिलों का गठन चुनावी वर्ष के दौरान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।